मेरा नाम है कीर्ति हटेक सिंह और मैं डायरेक्टर हूँ दी हटेक ग्रुप फॉर दी शेयर्ड सर्विसेज। मैं एचआर को और एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रही हूँ जी। ठीक है सर, मेरा नाम मानिक बत्रा है और मैं डायरेक्टर हूँ बत्रा ग्रुप के साथ और चेयरमैन एसोचैम J&K काउंसिल। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं कुलविंद सीरा, एसोचैम पंजाब स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन एंड नॉर्थ रीजन MSME काउंसिल चेयरमैन। मैं जितेंद्र सोडी, एसोचैम चेयरमैन हिमाचल चैप्टर। मेरी इंडस्ट्री आयुष हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन, डाइटरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं और ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट का काम है। मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन है और मैं TCI में काम करता हूँ, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए ग्रुप HR हेड एंड CEO ऑफ ग्लोबल डिवीजन ऑफ TCI बिजनेसेस। स्किल डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज नियर टू आवर हार्ट। मतलब अगर मैं TCI के बारे में बात करूँ तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग का काम पिछले 5-6 डिकेड से होता है। थैंक यू। आज एसोचैम ने एक मीटिंग की है और उन्होंने कुछ अपने एजेंडा सेट किए हैं और हमारे साथ TCI के प्रमोद जी हैं और उनसे बात करते हैं। सर, क्या एजेंडा सेट किया आपने? सर देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था पर्टिकुलरली द स्किलिंग पार्ट पे, इसके 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक स्टूडेंट है, एक एकेडमिया है और एक इंडस्ट्री है। ये आज की तारीख में तीनों अलग अलग काम करते हैं। सबकी कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स के हो, ये तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि मैं आगे कहाँ यूज़ होने वाला हूँ। इंडस्ट्री को मालूम होने के मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो सही तरह से मैन्युफैक्चर हो रहा है। एंड एकेडमिया को ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का जो ब्रिजिंग जॉब है वो कैसे कर रहा है। लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर कमिंग फॉरवर्ड, आ रही हैं, आगे आ रही हैं, जो कि कैरिकुलम डिज़ाइनिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। मैं एज ए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से हूँ। मैं अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में कैरिकुलम डिज़ाइनिंग में पार्टनरशिप करता हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो ऑलरेडी बीन देयर है और वो वैसा ही प्रोडक्ट बन के आया जैसा मैं यूज़ कर सकूँ। दूसरा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसको मालूम होगा कि मेरा इंक्लिनेशन किस में है। मैं अगर FMCG में जाना चाहता हूँ तो मैं उसी तरह का पढ़ाई करूँ। मुझे अगर फार्मा में जाना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, लॉजिस्टिक में जाना है, तो उसको उसी तरह के कैरिकुलम डिज़ाइनिंग हो और उसी तरह से उसको प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सके। गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा कि इन तीनों के साथ में जो कोलैबोरेशन का काम है वो जितना जल्दी से जल्दी करेंगे, जो इकोसिस्टम है स्किल्ड मैन पावर का वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी तक एसोचैम ने क्या कदम उठाए हैं बच्चों के लिए और स्किल डेवलपमेंट में कह लें या बाकी MSME को उठाने के लिए, क्योंकि बड़ी जो इंडस्ट्री है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, वो अपने आप मैनेज कर लेती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है MSME और बच्चों का स्किल डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं एसोचैम के वो सभी अपने अपने स्पेस में स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं और उसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि उनका कोलैबोरेशन होता है इंस्टीट्यूशंस के साथ में ताकि वो जो कैरिकुलम डिज़ाइनिंग का काम है उस पर काम कर सकें। दूसरा है ऑन जॉब ट्रेनिंग का भी, कि अगर आज मुझे कोई रॉ स्टाफ मिला है, मैं नॉट ओनली अपने लिए बाकी पूरी इंडस्ट्री के लिए कर सकें। तो जैसे हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, हम TCI में वही काम करते हैं कि हम लोगों को तैयार करते हैं पहले, तो उसके बाद में उसकी एक असेसमेंट कराते हैं। असेसमेंट कराने के बाद में नॉट ओनली हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री को भी देते हैं। हम अराउंड 3000 स्टूडेंट्स को पर ईयर रूरल प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, ट्रेन करते हैं 21 दिन एज़ पर द QP नॉसेज ऑफ NSDC, उनको असेसमेंट कराते हैं और उसके बाद खुद यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री को देते हैं। ऐसे सारे मेंबर्स अपनी अपनी जगह पे ये काम कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट और द नेशनल लेवल पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ इस तरह का इंक्लूशंस हो कि इंडस्ट्री पार्टनर बने कैरिकुलम डिज़ाइनिंग के लिए, वो बहुत ज़रूरी है सर। हमारे साथ कीर्ति सिंह जी हैं और कीर्ति जी से बात करते हैं कि एसोचैम वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या कर रहा है और जो वुमेन है उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम है कीर्ति हटेक सिंह और मैं डायरेक्टर हूँ दी हटेक ग्रुप फॉर दी शेयर्ड सर्विसेज। मैं HR को और एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रही हूँ जी। हमने अपनी 25 इयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में साथ में काम करते हुए, एंड अभी हमने एक फाउंडेशन आगे खोली है जिसमें हम ना स्मार्ट विलेजेस बनाना चाहते हैं। एक कंसेप्ट है जी, जैसे कहते हैं कि स्मार्ट सिटीज़,
हमारा ये मानना है कि स्मार्ट सिटीज़ जितनी मर्ज़ी बना लो, पर जब तक विलेजेस स्मार्ट नहीं होती तो इंडिया स्मार्ट नहीं हो सकता। सो उसी को लेके आई वाज वेरी हैप्पी जब एसोचैम ने इनिशिएटिव लिया कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म दिया है, जिसको उन्होंने मेरे को इनवाइट किया हेड करने के लिए फॉर द नॉर्दर्न रीजन। सो जितना आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट हम विलेजेस से और जगह से उस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, ताकि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स दें उस चीज़ में और ये कल्चर रिवाइव हो। हम इंडिया को एंड इंडिया के जो बेसिक विलेज कल्चर, क्राफ्ट, आर्ट जितना है उसको रिवाइव करने में आई पर्सनली फील दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैडम, वो तो एक आपने कल्चर की बात की, ठीक है। अब इंडस्ट्री में भी वुमेन चाहिए, हाँ जी, ठीक है। उसको ट्रेनिंग आप कैसे दे रहे हैं? क्योंकि वुमेन के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो उनके घर का सपोर्ट नहीं होता और काम करने नहीं उनको जाने दिया जाता, तो उसके लिए आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? क्या, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट विलेजेस बनाना है, तो उसमें आप विलेजेस में जाके क्या करने की प्लानिंग सोच रहे हैं? एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ मिलेंगे, ओनर्स मिलेंगे, जो प्रमोटर्स मिलेंगे, उनके साथ कनेक्ट करना, उनको जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, या उधर से पूछना कि आपको कैसी, जैसे हमने पहले भी इसमें एजेंडा में हमारी बात हुई कि जो पर्टिकुलर किसी की इंडस्ट्री है उसके लिए कहाँ से वी आर गोइंग टू गेट द पीपल टू वर्क फॉर। सो गोइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए देन वी विल जस्ट सी कि किसको किस इंडस्ट्री में कितनी ज़रूरत है, एंड बी इट फीमेल्स। अब वी बीइंग इन पावर सेक्टर वी हैव सीन एंड वी हैव इनकरेज्ड वुमेन इन लीडरशिप रोल्स ऑल्सो। वुमेन गोइंग टू वी हैव वन ऑफ द वर्टिकल्स में हमारी सेल्स में अ वुमेन इज़ लीडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पहले कहा जाता था कि दे कैन नॉट डू द सेल्स, दे कैन नॉट ट्रैवल, they cannot go to other industries for negotiations and everything, but we have encouraged them. Similarly, I want to bring the same thing here at this platform and ये encourage करके लोगों को, and we'll get them connected with various promoters. हमारे साथ मानिक बत्रा हैं जो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं एसोचैम में। बत्रा साहब, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ देर से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, यूनियन टेरिटरी बन गई है स्टेट से। पहले तो ये बताइए कि क्या नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं जम्मू कश्मीर को इंडस्ट्री को प्रमोट करने की? दूसरा, एसोचैम ने क्या वहाँ अपना रोल निभाया है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए? ठीक है सर, मेरा नाम मानिक बत्रा है और मैं डायरेक्टर हूँ बत्रा ग्रुप के साथ और चेयरमैन एसोचैम J&K काउंसिल। जैसा कि अभी आपसे बात हो रही थी, जब से हमारे जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है, जब से यूनियन टेरिटरी बना है, 370 आर्टिकल हटा है, उसके बाद से यूनियन गवर्नमेंट काफ़ी डेवलपमेंट करना चाह रही है। जो लास्ट ईयर एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च करी है, वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम है। उसमें बहुत तरह के प्रावधान दिए गए हैं जिससे पैन इंडिया से लोग वहाँ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो उसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि अगर कोई रूरल एरिया में इंडस्ट्री लगाता है तो उसको अप टू 50% तक कैपिटल इंसेंटिव सब्सिडी है, और अगर कोई जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उधर लगाता है तो उनको 30% तक है। अदर देन दैट अप टू 300% GST पे उस पर भी बेनिफिट्स हैं। सो उससे क्या हुआ है कि जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले UAE से भी एक डेलीगेशन जब कश्मीर आई हुई थी, जो गवर्नर साहब से, ऑनरेबल LG साहब से मिली। वहाँ पे उन्होंने मतलब उनको बताया है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसे उसमें लुलु ग्रुप है, DP वर्ल्ड पोर्ट्स हैं, उसमें सेंचुरी फाइनेंशियल ग्रुप है। तो काफ़ी लोग अब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। तो अब क्या हो रहा है कि लोगों को पहले रिस्ट्रिक्टेड लगता था कि वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं उससे काफ़ी मार्केट ओपन हो रही है वहाँ की। और एज एसोचैम अगर हम बात करें तो हम काफ़ी पॉलिसी एडवोकेसी में काफ़ी काम करते हैं। जो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी उसमें भी हमारे इनपुट्स थे लोकल इंडस्ट्रीज़ को, जो डिपार्टमेंट है हमारा वहाँ पे। उसके बाद जो करंट बजट आया है उसमें हमारे इनपुट्स थे। जो न्यू पॉलिसीज़ आ रही हैं लेबर के ऊपर, एक्साइज के ऊपर, हर एक में हमारे इनपुट्स रहते हैं और हम ट्राई करते हैं कि कुछ वैलिड लिमिटेड इनपुट्स दें जिस पे गवर्नमेंट काम कर सके, रादर देन कि एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे दें जिन पे फिर काम आगे हो ना सके। बत्रा साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपको पीछे सारी इंडस्ट्री की हिस्ट्री पता होगी।
जब भी गवर्नमेंट कोई पैकेज देती है कि जी आपको इसके ऊपर 50% सब्सिडी है, इसके ऊपर 20% सब्सिडी है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट उसको ओवर बिलिंग करा के और सब्सिडी ले लेता है। ठीक है, क्यों ऐसी पॉलिसी नहीं बन रही कि जिसके ऊपर वर्किंग कैपिटल पे सब्सिडी हो या लोन के ऊपर सब्सिडी हो कि आपने लोन ले लिया है, इंडस्ट्री चलेगी तो गवर्नमेंट आपको साथ साथ सब्सिडाइज करती चली जाएगी। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म में एडवांटेज रहेगा कि 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का पैकेज दे दिया कि आप 20 साल इंडस्ट्री चलाते रहोगे, आपको रीइंबर्स होता रहेगा। ऐसी क्यों नहीं इंडस्ट्री पॉलिसी लेके आती? सर, अगर बात करें जनरली, जैसे अब जब से जीएसटी लगा है, जीएसटी में ई वे बिल हो गया है, तो ओवर बिलिंग या वो जो थे चीज़ें वो काफ़ी कुछ निकल चुका है। जो फेक बिलिंग या ओवर बिलिंग होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है जीएसटी लगने से। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर वर्किंग कैपिटल के ऊपर सब्सिडी हो, तो J&K गवर्नमेंट ने जो ये न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई है, इसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और जो नई इंडस्ट्री वहाँ आएगी, उस पर जो इंटरेस्ट होगा आपका जो वर्किंग कैपिटल का, उस पर सबवेंशन है। सो गवर्नमेंट अब उस तरफ मूव कर रही है कि लोगों को उस तरह का बेनिफिट दिया जाए जो लॉन्ग टर्म हो और सस्टेनेबल हो। ये ना हो कि लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाएं, जब सब्सिडी ख़त्म हुई तो रैप अप करें और दूसरी जगह चले जाएं। हमारे साथ कुलविंद जी हैं जो पंजाब को देख रहे हैं। कुलविंद जी, ये बताइए कि एसोचैम ने पंजाब के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए कि जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए और इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं कुलविंद सीरा, एसोचैम पंजाब स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन एंड नॉर्थ रीजन MSME काउंसिल चेयरमैन। सो हमने पंजाब में ऐसे किया कि पीछे कई गवर्नमेंट इंटरेक्शंस किए हैं, हम ऑफिसर्स को मिले हैं, मिनिस्ट्री लेवल पे मिले हैं, हमने वर्चुअल काफ़ी मीट किए हैं पिछले 2 सालों में बिकॉज कोविड आया हुआ था। तो उसके अंदर क्या है कि हमारा जो एसोचैम में ज़्यादा फोकस रहा है पॉलिसी एडवोकेसी पे रहता है, ना कि डे टू डे वीकली काफ़ी प्रोएक्टिव होके वो वाला नहीं है। वी एडवाइज़ फॉर द पॉलिसी, वी टेक, हम फीडबैक लेते हैं इंडस्ट्री से, हम उसको कैसे हम आगे बजट में, स्टेट के बजट में और अपने सेंट्रल लेवल के बजट में कैसे लागू कर सकते हैं, उस पे फोकस करते हैं। उसमें से हमने पिछले सेंट्रल लेवल बजट में एक काफ़ी प्राइम फोकस हुआ था, हमने पुश किया था स्क्रैपेज पॉलिसी को, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, तो वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था पिछले साल। एंड इस साल हम फोकस कर रहे हैं यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि भी स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए सेंटर के लिए कोई बेनिफिट्स दिए जाएँ पंजाब स्टेट में लगाने के लिए, क्योंकि हम देखें मारुति हो गया, टाटा हो गया, या बड़ी कार कंपनीज़ हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ उनको कन्वीनियंट पड़ता है या स्टेट की कुछ हेल्प मिली है लैंड एक्विजिशन में, वहाँ इन्होंने यूनिट्स लगाए हैं। और वहाँ से क्या है कि स्क्रैप अगर हमारे को मिलेगा, अगर हम यहाँ मंडी एरिया के साथ में राजपुरा, मंडी, लुधियाना, वहाँ कहीं स्क्रैपेज की दें इंसेंटिव की वहाँ लगाया जाए बड़ी कंपनियों की तरफ से, तो क्या है कि वो जो है स्क्रैप, उसमें से रबड़, प्लास्टिक और मेटल, शीट मेटल और कोई भी स्टील है वो निकलेगा, वो वहाँ पे प्रोसेसिंग उसकी वहीं हो जाएगी साथ में, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमारे को एडवांटेज मिलेगा। तो उसके लिए हम पुश कर रहे हैं। दूसरा, हम बात कर रहे हैं स्किल सेंटर के लिए, क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हर एक कोई चाहता है कि मेरे को वाइट कॉलर जॉब मिले, डिग्री हो मेरे पास या कुछ ऐसे, बट कोई भी बहुत कम होते हैं कि वो स्किल की तरफ जाते हैं। वैक्यूम है मार्केट में स्किल का, और हमारे को चाहिए स्किल आज के टाइम। एंड उसको आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि भी डिमांड कितनी ज़्यादा है, चाहे वो आपके घर का काम हो, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, स्किल बहुत ज़रूरी है। एंड उसमें क्या है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए हमारे को, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, बिल्डिंग की, और रीजन के हिसाब से हमने पूरा प्लान चार्ट आउट किया हुआ है। हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ शेयर किया था उस प्लान को, एंड हमने उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे उसकी प्लानिंग में, किस एरिया में कौन सा स्किल ज़्यादा चाहिए उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। देन उसके बाद हम उसमें हमारे जैसे पुराने एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो नए स्किल को उसको ग्रो करेगा, वहाँ पे उस रीजन की डेवलपमेंट करेगा, जिस रीजन में जिसकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट होगा। तो इसमें बेनिफिट इंडस्ट्री का ही होना है आगे जाके। जौन सी मर्जी इंडस्ट्री ले लो आप, सर्विसेज ले लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ले लो, एजुकेशन ले लो, मेडिकल ले लो, हर एक का उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। सो इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं अब, और भी हैं बहुत प्रोजेक्ट्स, एंड हम शेयर करेंगे आपके साथ।
हमारे साथ जितेंद्र जी हैं जो कि हिमाचल के प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के। जितेंद्र जी, हिमाचल के अंदर एसोचैम ने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया, और क्या क्या चैलेंजेस वो अभी फेस कर रही है इंडस्ट्री हिमाचल के अंदर? थैंक यू जी। मैं जितेंद्र सोडी, एसोचैम चेयरमैन हिमाचल चैप्टर। मेरी इंडस्ट्री आयुष हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, डाइटरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं और ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट का काम है। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसको एट लार्ज काम होना चाहिए। हमारी स्किल डेवलपमेंट का काम जो है हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली स्किल डेवलपमेंट की जाए। तो फार्मा इंडस्ट्री है तो उसको टैबलेट, सिरप, कैप्सूल बनाने के आदमी चाहिए, वो बच्चे मिलते नहीं, वो प्रोडक्ट रेडी नहीं होती। तो स्किल डेवलपमेंट में हम उन फार्मा कंपनियों से एक्सपर्ट बुला के बच्चों की 1 महीने की ट्रेनिंग, 15 दिन की ट्रेनिंग करें ताकि वो प्रोडक्ट रेडी हो। उस तरह की कई इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे स्टील ले लीजिए, आप हाइड्रो का ले लीजिए। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हमारे को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए आदमी रॉ मिलते हैं। तो उनकी स्किल डेवलपमेंट आफ्टर ऑल ITI करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद या स्टडी जो बेसिक साइंस की स्टडी करने के बाद जब बच्चे जॉब के लिए आते हैं उनके पास एक एडिशनल बेनिफिट हो कि उनके पास ये स्किल डेवलपमेंट है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तो ये लेके हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर विद एसोचैम के साथ खोलने का एक मुद्दा रखा है। तो हमें एक स्पेस चाहिए, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का आशीर्वाद चाहिए, बाकी काम एसोचैम करेगी। सेकेंडरी हम लोग हिमाचल की जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमारा जो काम है उस पे ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस हमारा ये है कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो कि एक हिमालय की रेंज में आता है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत प्योर है, वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो हेल्थ टूरिज़्म का बहुत है। तो हेल्थ टूरिज़्म के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये MSME को लेके, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, तो इस वजह से MSME सेक्टर में इसको एज एन इंडस्ट्री लाके हम लोग एक बहुत बड़ा केरला की तर्ज पे इसको लेके जाएं। इतना पोटेंशियल है कि हम लोग शायद केरला से भी अच्छा काम कर सकते हैं। सारा जितना भी इंटरनेशनल क्लाइंट है वो केरला की तरफ जाता है, जबकि बहुत फ्यू हिमाचल आता है। तो हिमाचल में हर लोग बीचेस और सी की तरफ या उस हॉट क्लाइमेट में नहीं जाना चाहते। लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम फॉर ए प्लेजेंट कंडीशंस ऑफ द स्टेट, सो दैट वी प्रोवाइड इन हिमाचल। दैट्स आई थिंक इज अ बिग पोटेंशियल फॉर आपके एम्प्लॉयमेंट का। एंड problems faced by the industries, there are a lot of problems. We don't have still one window clearances, it is in document, but एक इंडस्ट्री खोलने वाले को एक छोटा छोटा काम कराने के लिए भागना पड़ता है। उसके अलावा जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो हम टैक्सेस दे रहे हैं, जैसे मैं फार्मा की बात करता हूँ, आयुर्वेदा की बात करता हूँ, हमारे स्लैब है 5% का, 12% का, 18% का, वेयर एलोपैथी में सिर्फ 5% है। व्हाट इज़ डिफरेंस? हम लोग तो एक अपने कंट्री मेंस के लिए प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है उसको और सस्ता बनाना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अगर 2 इंग्रेडिएंट कोई मिला के एक प्रोडक्ट बनाता है तो 5% से सीधा ही 12% पहुंच जाता है। तो वी हैव पुट अप दैट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो कि इस चीज़ को एक कॉमन स्लैब पे लाया जाए, तो एट पार लेके आएँ विद मॉडर्न मेडिसिन। जो मॉडर्न मेडिसिन का आई अंडरस्टैंड कि एमरजेंसी मेडिसिन है ना उसमें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बट एट द सेम टाइम आयुर्वेदा मेडिसिन एक लॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो उस ऑन वर्ज ऑफ इफ़ वी सी वी ऑल मैनेजेबल क्योरेबल डिजीज़ को हम लोग करते हैं, तो अगर वो ट्रीटमेंट 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने चलनी है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, पर इट गोज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ ए कॉमन मैन। सो दैट्स व्हाट वेयर वी आर वर्किंग ऑन दैट। एक ESI का मुद्दा है। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोगों ESI कटता है, उनको हम ESI प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो इनके सेटलमेंट वाला काम है, जो उनका जी हॉस्पिटल्स हैं वो नियर बाई है ही नहीं। अगर हॉस्पिटल तो सुपर स्पेशलिटी नहीं है, सिंपल वो कहता है मुझे 50 किलोमीटर दूर ऐसे हॉस्पिटल 100 किलोमीटर दूर जाना, तो मैं 100 रुपये दे के लोकल डॉक्टर से मेडिसिन लेता हूँ। ESI का बेनिफिट हमारे एम्प्लॉयज़ को मिल भी नहीं रहा। अगर कोई किसी को एमरजेंसी में मेजर सर्जरीज़ और मेजर डिजीज़ के लिए जाना पड़ता तो उसको हम ESI जो है वो आगे रिकमेंड भी नहीं करती कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ले ले, उसका खर्चा उठाया जाएगा या कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चला जाएगा। अगर वो आदमी को पहले पैसा खर्च करना और बाद में ESI से आना है
तो वो बेचारा एक छोटा सा एम्प्लॉय कहाँ से मैनेज करेगा, उसके तो सारे पैसे उसी में लग जाते हैं, वो जाता ही नहीं है। मोस्टली लोग जो हैं वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो आई थिंक एट एवरी डोर, एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, आई शुड से एट SDM लेवल, सब डिवीज़न लेवल पे अगर हम लोग ये ESI हॉस्पिटल्स खोल दें, वो क्या होगा, थोड़ी रेंज में होगा, जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी का भी साथ में अरेंजमेंट होना चाहिए। कोई इमरजेंसी में जाता है तो दे शुड बी एबल टू हैंडल द केस सो दैट उसको फर्दर रिकमेंड करके उसकी जान को बचाने के लिए हम कहीं सुपर स्पेशलिटी में भेज पाएँ। बट एट द सेम टाइम जैसे इंश्योरेंसेस कार्ड लेती है तो वो ESI का कार्ड के ऊपर वो बिलिंग हो जानी चाहिए और लेट द ESI पे फॉर दैट। ये नहीं है कि पहले वो बेचारा पे करे और उसके बाद में अपना क्लेम फाइल करे, और क्लेम फाइल करने के लिए 100-100, 200 किलोमीटर दूर जाता है। ये बहुत मुश्किल है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा हमें एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए ESI एक्सपेंड कर रहा है तो गवर्नमेंट हैज़ टू डू प्रोवाइड दैट फैसिलिटीज़। आई थिंक इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर इश्यूज़ विच वी शुड थिंक ओवर इट। इसके ऊपर एक जो एम्प्लॉई की जो हेल्थ है उसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको एट डोर सर्विसेज मिले, स्पेशलिटी सर्विसेज मिले। तो एक आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई लाइक टू ब्रिंग इट नोटिस। रेस्ट हिमाचल का पोटेंशियल बहुत है, उसको हम इन कैश नहीं कर पाए हैं, वो हमें अगर हम करें तो आई थिंक हम लोग हेल्थ की तरफ, हेल्थ का जो एक सेक्टर है, वेलनेस का जो सेक्टर है, उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।